डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो मेरा क्या होता था, अनसर्टेन डिजिट। इसको हम राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। कुछ रूल्स दिए गए हैं, मान लो जैसे इफ द एक सेकंड, लिख लेना तो बताना। मैम हो गया। अनिकेत मैम हो गया। ओके, देखो राउंडिंग ऑफ करने के लिए 3 रूल्स दिया गया है, ठीक है। पहला रूल्स क्या बता रहा है कि इफ द मोस्ट राइट डिजिट, डेसिमल में सबसे लास्ट वाले डिजिट में अगर वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 है, वो नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, ठीक है, तो उसके जो आगे वाला नंबर है वो उसको हम 1 से बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है 2.29, ठीक है, तो सबसे डेसिमल का सबसे मोस्ट राइट डिजिट में क्या है, 5 से ग्रेटर देन डिजिट है ना, 5 से ज्यादा नंबर है,
तो इसके आगे वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और ये नंबर क्या हो जाएगा, गायब। तो आगे जाएंगे, क्या हो जाएगा, +1 करने बाद 2.3 बन गया। ये मेरा राउंडिंग ऑफ करके नंबर आया है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो क्या बता रहा है कि इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज स्मॉलर देन 5, अगर जो सबसे लास्ट वाला नंबर है, डेसिमल के सबसे लास्ट में जो नंबर है वो अगर 5 से छोटा है तो उसके आगे वाला नंबर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4.44, तो ये सबसे क्या है, राइट डिजिट है डेसिमल के, तो ये क्या स्मॉलर देन 5 है ना, तो इसके आगे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर गायब। फिर लास्ट वाले में क्या बता रहा है कि इफ द मोस्ट राइट डिजिट इज 5, अब मान लो एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे दो केसेस है। फॉर एग्जाम्पल यस, हाँ, अब क्या बता रहा है कि जो सबसे राइट वाला डिजिट अगर एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, तो उसके आगे वाला नंबर चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब उसके आगे वाला नंबर क्या रहे, एक इवन नंबर है, तो वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला नंबर तो हट जाता है, लेकिन अगर सबसे लास्ट में 5 है और उसके आगे वाला नंबर क्या है मेरा, ओड नंबर है, तब वो 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि 4.10 हो जाएगा। कुछ दिक्कत? नो मैम। मैम एक बार ये अनिकेत, वाला समझा दीजिए। देखो देखो क्या बताया कि अगर ग्रेटर देन 5 है सबसे लास्ट वाला नंबर, तो मेरा आगे वाला नंबर एक बढ़ जाता है, ठीक है। अगर स्मॉलर देन 5 है तो मेरा आगे वाला नंबर सेम रहता है, लेकिन मान लो एग्जैक्ट मेरा 5 ही है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये ठीक है। अब मान लो एग्जैक्ट मेरा 5 ही है, तब क्या करेंगे, तो अगर ये देखना कि अगर एग्जैक्ट 5 है तो उसके आगे वाला नंबर इवन है या ओड है। अगर मेरा उसके आगे वाला नंबर इवन है तो वो मेरा चेंज नहीं होगा, लेकिन आगे वाला उसका नंबर क्या है, मेरा ओड है, तब वो एक बढ़ जाएगा। आगे समझ में? मैम तो जो लास्ट मोस्ट राइट वाला डिजिट है उसको हमें हटाना ही है हर केस में। हाँ, हर केस में तो हटाना है, जैसे राउंडिंग ऑफ है ना। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है मैम। कुछ दिक्कत, ठीक है। फिर इसके आगे मेरा टॉपिक आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जब हम देखते हैं क्या बता रहे हैं, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है वो किसी न किसी लॉज के बेसिस पे ही काम करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे द chemical reactions takes place according to the केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी लॉ के बेसिस पे, लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। तो वो टोटल जो लॉज होते हैं हमारे पास, वो टोटल 6 लॉ होते हैं, ठीक है।
टोटल कितने लॉ होते हैं हमारे? 6 लॉज होते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है हमारे पास ये ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सिक्स है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। लिख लेना तो बताना। मैम डन। निकेत हो जाएगा तो बताना। हो गया मैम। ठीक है, अब हम एक एक करके इन 6 लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास तो सबसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो यहाँ पे लिखना नहीं है अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सबको एक एक करके पहले समझा दूंगी, उसके बाद सबका डिफाइन वगैरह और एग्जांपल दूंगी, तब उसको कॉपी में लिखना। ठीक है, अभी मैं बस समझा रही हूँ, अभी लिखना मत कॉपी में। जो पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान लो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके मेरा दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ये कितना भी प्रोडक्ट बना रहा है, इधर मेरा क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया, इधर साइड मेरा क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर इतना इधर 32 ग्राम रिएक्ट किया तो इधर जाके वो 28 ग्राम हो जाएगा या फिर 42 ग्राम हो जाएगा, है ना, क्या रहेगा इधर 32 ही ग्राम रहेगा। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमेशा टोटल मास होता है वो सेम ही रहता है ना। तो इसका क्या बोलना है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट साइड में टोटल मास रहेगा वो प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के बराबर होगा। ये वाला लॉ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यस मैम। अनिकेत कुछ दिक्कत है? नो मैम।
ओके, यहाँ पे क्या बोला गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही बोला गया है ना। अभी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, देखो ये लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या फिर जब भी कोई भी कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है H2O और मान लो मेरे पास है CO2, ठीक है, ये मेरे पास दो कंपाउंड हमने भी माना है। तो कोई भी कंपाउंड होता है, जैसे पानी, अब पानी का सोर्स अलग अलग हो सकता है, जैसे हम RO वाटर पीते हैं, टैप वाटर पीते हैं, सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है ना। तो मैंने तुम सबको बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो तुम लोग किसी ने ओशियन से लेके आया, कोई लेक से लेके आया, कोई टैप वाटर लेके आया, कोई RO वाटर लेके आया, ठीक है। तो सारे क्या लेके आए, H2O ही लेके आया है ना। इसका रेशियो क्या है, H हमेशा दो ही मात्रा में रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा एक ही मात्रा में रहेगा, यानी कि इन दोनों का रेशियो हमेशा 2 एक ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है। यस मैम। वाटर कभी भी बनाओ, कहीं से भी लाओ, उसका रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि अगर हम समुद्र के पानी से लेके आ रहे हैं समुद्र का पानी, तो H3O हो जाएगा, ये पानी फिर नहीं कहलाएगा ना। नो मैम। यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपाउंड मेरा क्या होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में कंटेंट्स रहते हैं ना। क्या बता रहा है, ये जो हमारा कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो क्या रहेंगे, फिक्स रेशियो में कंटेन रहता है, ठीक है, बाय मास, फिक्स रेशियो में बाय मास। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो CO2, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम किसी भी एरिया से लेके आए, ठीक है, तो कार्बन कितना रहेगा, एक ही रहेगा, और ऑक्सीजन कितना रहेगा, दो ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हम CO3 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो कार्बन का मास क्या होता है, एक कार्बन का मास 12, रेशियो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है ना, यानी कि 32। अगर इसका हम रेशियो निकाले, एकदम सिंपल रेशियो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3:8 आएगा, ठीक है। तो कार्बन Yes, डाइऑक्साइड ma'am. बाय मास 3:8 में ही हमेशा रहता है। तो ये वाला लॉ क्या बता रहा है कि डिफिनिट प्रपोर्शन, यानी कि जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं, कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट सेम फिक्स रेशियो में कंटेन करेगा बाय मास, ठीक है। H2O है हमारा, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन यानी कि 2, रेशियो ऑक्सीजन का मास 16 होता है। इसका सिंपल रेशियो निकालेंगे तो मेरा 1:8 आएगा, है ना। तो वाटर हम कहीं से भी बनाए, कभी भी बनाए और कहीं से भी लाए, उसका मास हमेशा 1:8 ही रहेगा। अनिकेत, कुछ दिक्कत इसमें? नो मैम। ठीक है, ये सेकंड लॉ समझ में आ गया। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड लॉ आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या बोलते हैं, मान लो जब दो एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनका जो मास होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। अब सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है मेरा, सिंपल होल नंबर रेशियो, जैसे मान लो 1:2:3, 2:4:3, ऐसा है ना। जो 1 से 9 के बीच में जो नंबर क्या लगे, एकदम सिंपल रहे,
और सारा नंबर क्या है मेरा, होल नंबर है ना। जो कट के एकदम सिंपल नंबर में आ जाए वो मेरा क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो कहलाता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बता रहा है कि जब भी दो एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना, मान लो मेरा, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन मिलके या तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो मान लो जब दो एलिमेंट मिलके तो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो उनका जो मास का रेशियो आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। कोई दिक्कत? फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे अब ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मास निकाले, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, CO, और मेरा क्या बन रहा है, CO2। कार्बन का मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। यहाँ पे भी कार्बन एक ही है तो 12 ग्राम प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2, यानी कि 32 ग्राम। तो ये तो सिंपल है एकदम, ये तो सेम नंबर में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन का, इन दोनों का मास का रेशियो निकालेंगे हम अगर 16:32, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1:2। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपली क्या बोलता है कि जब भी कोई दो एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो ये जो डिफरेंट रहता है, इन दोनों का जो मास का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो सिंपल होल नंबर आता है। दिक्कत इसमें? नो मैम। नो मैम। मानसी अगर दिक्कत है तो पूछना, ठीक है। ओके मैम। फिर हमारे पास फोर्थ लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये भी सेम उसी की तरह है। देखो क्या बता रहा है कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मान लो A एंड B है, कोई भी A एंड B हमारा एलिमेंट है, अगर A एंड B C के साथ रिएक्ट कर रहा है, A एंड B क्या कर रहा है, C के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो A और C कुछ अलग बना रहा होगा और B और C क्या हो रहा होगा, कुछ अलग बना रहा होगा, है ना। तो बता रहा है कि जब A और B अलग अलग C के साथ कंबाइन करते हैं, तो जब A और B का हम रेशियो निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। सिंपली क्या बता रहा है, देखो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इससे मेरा क्या क्या बन के आ रहा है, H2O और CO2, ठीक है। तो वो जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जब हम रेशियो निकालेंगे वो मेरा होगा सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन करेंगे तो मेरा CH4 बन के आएगा, ठीक है। तो इनका जब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे ये इसका मास क्या होता है 12 प्लस इसका मास कितना हो जाएगा 4, तो मेरा क्या आ जाएगा 3:1। उसमें क्या था, इसके पहले वाले में क्या था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, इसके पहले वाले में, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, वो जो अलग वाला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका मासेस और रेशियो अलग आ रहा है, उसका जब हम मास का रेशियो निकालते हैं वो सिंपल होल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे तीन एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग एलिमेंट्स एक के साथ कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो इसका तो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा ही, लेकिन वो जो अलग अलग हमारा कंपाउंड है
अलग अलग जो हमारा एलिमेंट है इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे कंबाइन करके तो मेरा क्या आता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। इसमें किसी को दिक्कत? नो मैम। मानसी, नो मैम। दिक्कत है तो पूछना, ठीक है। फिर हमारे पास 5th नंबर में आता है अब यहाँ पे देखो, ये गैसियस वॉल्यूम का बात कर रहा है ना, यानी कि गैस के वॉल्यूम का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है सिंपली कि मान लो कुछ कुछ भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जब गैसेस रिएक्ट करते हैं, बस गैसेस का ही बात कर रहा है। अगर मान लो क्या हो रहा है, बस गैसेस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है। जब गैसेस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है, मान लो इसका वॉल्यूम है 2, इसका वॉल्यूम है 1, है ना। बैलेंसिंग करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसका वॉल्यूम क्या है 2। जब इसका रेशियो हम देखेंगे, जो वॉल्यूम का रेशियो, तो वो क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? मम्मी ये फॉर वाला एक बार एग्जाम्पल, बता दीजिए। हाँ देखो, पहली बात, ये जो लॉ है वो बस गैस के लिए, ठीक है। गैस के वॉल्यूम का यहाँ पे बात हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के लिए ये बात नहीं है, बस गैस के वॉल्यूम के लिए। अब देखना, मान लो हम H2 गैस को रिएक्ट करवा रहे हैं O2 गैस से। अब मेरा यहाँ पे वाटर वेपर बन के आ रहा है, ठीक है। क्या बन के आ रहा है, वाटर वेपर बन के आ रहा है। तो अब हम जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम 2 लगा दिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया मेरा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दी। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि इसके आगे वाला नंबर, वही इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, 2 लीटर। इसका मान लो इसका वॉल्यूम क्या मेरा 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो 1 है, तो इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है मेरे पास, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या है, 2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो जब हम इनके जब गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, जब हम गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, तो ये जो रेशियो आता है वो मेरा क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ये समझ में आ गया? मैम बट हाँ, H2O तो लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला, पानी बस लिक्विड होता है, कभी वेपर नहीं बनता है, बनता है ना। बनता है मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैंने गैस लिया है, पहले ही मैंने मेंशन कर दिया। अगर मान लो ये गैस नहीं है, यहाँ पे मान लो ये गैस नहीं है, ये क्या है, लिक्विड है, तो इन दोनों के मासेस का रेशियो क्या है मेरा, बस वॉल्यूम का रेशियो बोल रहे हैं ना। गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट है अवोगाड्रोस लॉ। ये समझ में आ गया अनिकेत तुमको? यस मैम। ठीक है। अवोगाड्रोस लॉ, देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जो पैक है। कंटेनर नहीं, मान लो मेरे पास बॉक्स है, मैंने 2 बॉक्स ले लिया जिसके अंदर क्या है, गैस है। गैस रहे चाहे लिक्विड रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गैस या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्या बोला देखना,
अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर इसके लिए और इसके लिए क्या है, सेम है। अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो इन दोनों में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर सिंपली कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे तुमको बोला गया कि दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका 2 लीटर है, तो बताओ इसका कितना लीटर होगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम किया हुआ है, तो इसका भी मेरा कितना होगा, 2 लीटर होगा। कुछ दिक्कत? नो मैम। अनिकेत समझ में आया ये बात? नो, यस मैम। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि गैसेस का टाइप मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनके सेम मात्रा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम सबको लिखते हैं, अब लिखना चालू करना। इन 6 में किसी को समझने में दिक्कत हुई? नो मैम। दिक्कत होगा तो बोलना, मैं फिर से समझाऊंगी। मैं हटा दूंगी। मैम हो गया। मैम हो गया। ठीक है,
हो जाएगा तो बोलना। मैम डन। मैम डन। मैम हो गया। हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। हो जाएगा अनिकेत तो बताना। हो गया मैम।
मैम हो गया। हो गया। यस मैम। अनिकेत, मैम 2 मिनट लिख रहा हूँ। हाँ लिख लो। मैम हो गया। ओके। एक सेकंड। मैम डन। हो गया मैम। अनिकेत हो गया।
अनिकेत, हो गया? सो गए क्या? आवाज धीरे आ रहा है तुम्हारा। नहीं मैम, जगह। हाँ ठीक है। मैम देखो मोल्स क्या होता है, ठीक है, ये समझ लो। मोल्स के बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक में। अभी बस थोड़ा सा जानकारी के लिए देख लो कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होगा। एवोगाड्रोस लॉ है ना, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ में क्या बताया जाता है कि 1 मोल का वैल्यू होता है हमारा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं। अगर 1 मोल क्या होता है इसका, अगर मोल्स निकालने का फॉर्मूला देखे, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम इसके आगे सारा चीज अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही लिख लो समझने के लिए कि मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। मोल्स के बारे में अभी डिटेल्ड में आगे पढ़ना है, ठीक है, लिख लो इतना। मैम हो गया। हो गया अनिकेत? हो जाएगा तो बता देना। हो गया मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये ओके मैम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कुछ? नो मैम। ओके, हम इसके आगे सारा पढ़ेंगे डिटेल्स नो में, मैम। ठीक है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू मैम।